हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, खेल मंत्री भी हैं, अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वी आर लाइव ऑन रिपब्लिक वर्ल्ड एंड रिपब्लिक भारत। अनुराग जी, जब हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, मैंने शुरुआत की बोल के कि भारत सरकार के मंत्री, भारत बोलने में किसी को कोई दिक्कत होती है क्या? मैं आपसे पूछता हूं एज एन इंडियन सिटीजन, भारत के एक सिटीजन की तरह। हम किताबों में भारत इंडिया दोनों पढ़ा है हम सब ने। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारत माता की जय भी जोर से कहो, और भारत के लिए दिन रात एक करके काम करो। ये देश, महान देश भारत, जिसकी भूमि पर हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला, काम करने का अवसर मिला, उसी देश भारत इंडिया का हमारी दुनिया भर में नाम नरेंद्र मोदी जी ने रोशन किया है। और देश के लोगों ने, यहाँ के हमारे वैज्ञानिकों ने, खिलाड़ियों ने, हमारे जितने उद्योगपति हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के माध्यम से उन्होंने भी, तो मुझे लगता है इसमें क्यों हर किसी को गर्व से कहना चाहिए, हम भारतीय हैं। और इसी भारत का डंका बोल रहा है G20 की प्रेसिडेंसी। निश्चित तौर पर G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए गौरवशाली पल है, क्योंकि भारत की कला, संस्कृति, साहित्य को दिखाने का एक अवसर मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर G20 पवेलियन के हॉल, अगर आप देखो G20 की इस पूरे लीडर समिट के अंदर, जहां हॉल 4 और 5 में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर भव्य बनाया गया है, सुविधाओं से लैस है, वहीं पर हॉल नंबर 3 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये भारत के अलग अलग जिलों से वहां पर उन कलाकारों, आर्टिजन्स के सामान रखे गए जिन्होंने शानदार प्रस्तुति की, खरीदने के लिए, देखने के लिए। साथ में ही आरबीआई का डिजिटल इंडिया, डिजिटल करेंसी, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन है। उसके साथ ही डिजिटल इंडिया का इमर्सिव एक्सपीरियंस वो देखने को मिलता है, भाषिनी से लेके आपके डिजिटल पेमेंट से लेके अन्य जो आपके प्रोडक्ट हैं। फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके ऊपर बहुत प्रकाश डाला गया इसके माध्यम से। ये सारे वहाँ पे एग्जीबिशंस के माध्यम से भारत की एक नई ताकत को दिखाने का अवसर भी मिल रहा है। तो भारत जहाँ आता है, वहाँ भारत की परंपराओं के साथ साथ भारत की बुलंद तस्वीर, जो डिजिटल इंडिया पेमेंट से लेके बाकी अन्य ऐसे जो काम किए हैं, वो मंगलयान से लेके चंद्रयान मिशन तक हो, वो हमारी कला, संस्कृति, साहित्य, वो भी साथ में देखकर उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। भारत की बुलंदी आज दुनिया देख रही है। अनुराग जी, जैसे आपने कहा कि G20 एक मौका है, सिर्फ हमारी कल्चर के साथ साथ हम आज कहाँ खड़े हैं टेक्नोलॉजिकली, डेवलपमेंट के तौर पे, वो सारा शोकेस करने का एक बहुत बड़ा एक मौका है और हम कर रहे हैं। लेकिन जब आप भारत के ही विपक्ष की बात करते हैं, तो कोई भारत माता की जय के नारे लगा दे तो उनको दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, एंड इट्स बीन कॉट ऑन कैमरा। कांग्रेस की एक नेत्री कह रही भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, बोलो कांग्रेस की जय है, भारत माता की जय नहीं। तो सिर्फ भारत से नहीं, इनको तो भारत माता से भी दिक्कत है। देखिए, कुछ लोगों के लिए परिवार फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट वहीं तक सीमित रहे, लेकिन यहां पर राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम, उसी पे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अगर आप हमारी पार्टी की ओर भी देखेंगे तो हम कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। लेकिन कांग्रेस, जो घमंडिया गठबंधन का एक ऐसा हिस्सा है, जो यहां तक भी आ गए हैं कि सनातन धर्म को खत्म करने तक की बात करते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हो जो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें, जो रामनामी का हमारा जुलूस निकलता है वहां पर बम बंदूक से हमले करें, रामायण पर अपशब्द कहें और माता सीता को क्या क्या नहीं कहा। ये होड़ लगी है घमंडिया गठबंधन के उन नेताओं में जो अपने आप को इंडी अलायंस तो कहते हैं, लेकिन होड़ है कि हिंदू को अपमानित कैसे करें, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के साथ तुलना करके कुचलने की बात कैसे करें। ये तो अंग्रेज भी नहीं सोचते थे, जैसे उनके अब के ये बारिश छोड़ के बोलते हैं। अनुराग जी, G20 का इतना भव्य समारोह हो रहा है, इट्स अ मैसिव इवेंट। इस बीच में इस तरह की स्टेटमेंट आई, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन G20 जब हो रहा है, पूरे विश्व की नजर भारत पर है, हिंदुस्तान पर है।
ऐसे में जब इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, आपको लगता है इज इट अ वेल प्लान्ड, ये स्ट्रैटेजाइज करके वहां से ध्यान हटाने के लिए, या जो एक इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा है उससे डिविएट ऐश्वर्या जी, मैं आपको इतना ही कहूंगा जी कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए और वोट बैंक की ओछी राजनीति करने के लिए ये घमंडिया गठबंधन के लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। जब भारत के नेतृत्व के बारे में दुनिया के नेताओं ने कहा मोदी इज ट्रू पैट्रियट, मोदी इज द बॉस, किसी ने ऑटोग्राफ मांगे तो किसी ने कहा मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, उस समय जाकर विदेशी धरती पे जाकर भारत को बदनाम करने का काम ये घमंडिया गठबंधन के नेता करते हैं। ये कोई अवसर नहीं छोड़ते कि देश को नीचा दिखाई जाए और अपना राजनीतिक लाभ उठाया जाए। क्या इतना नीचे गिरने की आवश्यकता है? अरे आप उपलब्धि दिखाइए ना अपनी कोई, आप भारत के बारे में और क्या करना चाहते हैं आप बताइए। वो आपके पास कोई रोड मैप नहीं, आप अपना यूपीए का चोला उतारते हो क्योंकि भ्रष्ट लोगों का भरा हुआ है, वो एक के बाद दूसरे भ्रष्टाचारी हैं वहां पर, और यूपीए का चोला हटाकर आप इंडी अलायंस या घमंडिया अलायंस बनाने का काम करते हो। इससे क्या होगा? आपको लगता है लोग भूल जाएंगे? क्या लोग अपमान सहन करेंगे? यही मेरा सवाल था। आपको लगता है जनता ये सब देख नहीं पाती? Can't the people of this country see through this? They definitely see through this, and you will see when the elections will come, they'll give them a befitting reply. But on the other hand, you really feel so, Mr. Thakur? I really feel so. If you look at 2014, 2019, in both the elections, they stooped low. They called Modi ji what? बट अभी तो सारा स्तर ही अभी तो स्तर विहीन हो गए। आपने देखा डीएमके के नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, और ऐसा नहीं कि वो कल के नेता हैं, उनके पिताजी, उनके दादाजी, आपको सब पता। वो सनातन के लिए, हिंदू के लिए, और कई बार गलतियां होती हैं अनुराग जी, आप भी मंत्री हैं और आप भी कोई आज से नहीं कितने समय से गलती हो जाती है, पर अगर गलती होती है तो आप उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। 4 नहीं 8 बार अलग अलग मीडिया हाउसेस के कैमरास, पत्रकारों, प्रिंट वालों ने पूछा डू यू रियली मीन इट, क्या आप सचमुच उस बात पे खड़े हैं? तो वो he does not even stand on it with more vigor, वो और जोर से कहते हैं हाँ मैं खड़ा हूं और जो मैंने कहा ठीक है, मलेरिया, कोरोना, डिजीज खत्म कर दें। ये क्या हो रहा है अनुराग? Let me say it in one line that this is an organized campaign, one after another. This Gamandia Alliance leadership, they are trying to stoop so low and make such kind of statements on Hindutva or Hindu dharma or Sanatan dharma or our religious such names, from Ramayana to Mata Sita, as I said earlier, they are going one after another in a very organized fashion to polarize and get the vote bank. But will this help? वही मेरा सवाल है, सनातन पे इस तरह से वार करके, और ये वही डीएमके है जो एक समय पे वाजपेयी जी की सरकार में इनके एक नहीं 2 मंत्री थे, और आज मतलब ऐसा डेस्परेशन, कहते हैं हिंदू मलेरिया की तरह है, सनातन मतलब एक बीमारी है जो फैलती है, और वही नहीं। उसके बाद जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र से पूछा गया जो खुद कर्नाटक की सरकार में मंत्री है, वो भी कहते हैं हाँ, ये जानबूझ के इस तरह की किसी के भी आराध्य पे, किसी की भी आस्था पे इस तरह से चोट करना, और किसी मतलब 80 करोड़ हिंदुस्तानियों की, 80 करोड़ भारतीयों की आस्था पे। अनुराग जी, इतिहास गवाह है, जो ऐसे मंसूबे लेकर आए वो खाक और राख हो गए। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। इनके कहने से कुछ नहीं होगा, वोट बैंक की राजनीति तक सीमित है। और बड़ी बात मेरा आपके सामने सवाल ये है, और आप पूछिए इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं से, चाहे खड़गे जी हों, राहुल जी हों, अन्य नेता हों, ममता जी, केजरीवाल जी से लेकर अन्य, पूछिए सबसे, क्यों वो सनातन धर्म का अपमान करने पर तुले हैं? क्यों वो हिंदुओं को अपमानित करते हैं? कभी हिंदू टेरर कहा ना, हिंदू आतंकवाद की बात कॉइन किया था इनके कांग्रेस के नेता ने कहा, हिंदू आतंकवाद। फिर राम तो काल्पनिक है। अब ये एक बार नहीं, कांग्रेस कितनी बार करती है। लेकिन जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी अपना जनेऊ कहीं से लेकर आते हैं। हमने तो देखा था कोई शो पे जाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को कई उससे
आपके जो डिजाइनर्स हैं उनसे ड्रेसेस लेते हैं, ये जनेऊ उधारा लेते हैं, धोती लेकर आते हैं, वैसा आपको लगता है ये सब डिजाइन से करते हैं? ये डिजाइन नहीं तो और क्या है, केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहते हैं और बार बार भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपको किसी नेता किसी दल के खिलाफ कहना हमें मंजूर है, आप कहिए नेता और दल के खिलाफ, लेकिन मेरे भारत का अपमान करोगे हमें स्वीकार नहीं है। उन्हें तो भारत शब्द से दिक्कत होने लगी है। राष्ट्रपति के इनविटेशन में राष्ट्रपति ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, उनको तो उससे दिक्कत है। आधे दर्जन नेता ट्वीट कर रहे हैं कि भारत क्यों लिख दिया, आप कह रहे हैं भारत। उन्हें तो भारत शब्द से दिक्कत होने लगी है। अनुराग जी देखिए, किसी को कितनी भी दिक्कत हो, ये तो सच्चाई है। ये भारत महान है और महान देश था, है और रहेगा। भारत की परंपराओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया, भारत की कला संस्कृति को, और अब भारत में ही नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ये नए भारत का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। वो तो हम देख रहे हैं G20 में दुनिया के सर्वोच्च नेता भारत में होंगे, दिल्ली में होंगे और हम इन चीजों में लगे हुए हैं। भारत का विपक्ष इन चीजों में लगा हुआ है। देखिए, इनका सोच के भी कई बार जब आप कहते हैं ना कि सुर्खियों में बने रहने के लिए, तो इफ यू गो डीप इनटू इट यू फील यस, आर दे डेलिबरेटली डूइंग दिस? देखिए, अब तो इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। ये चीन के पक्ष की बात करेंगे। जब डोकलाम पे अतिक्रमण करने का प्रयास चीन करता है और हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देती है, तो राहुल गांधी जी चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा ले लेते हैं। आज तक जवाब नहीं दिया देश को क्यों लिया। जब सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे देश की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तब उस सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत के सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये भारत के सामर्थ्य, भारत के युवा, भारत के सैनिकों के ऊपर ये बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इनकी ही सोच और मानसिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या ये भारत विरोधी एजेंडे को लेकर क्यों चले हैं? ये भारत विरोधी जो व्यक्ति, जिस नेता का आपने नाम लिया राहुल गांधी, वो कहने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा, और भारत शब्द से दिक्कत होने लगती है। आपने कहा जब इलेक्शन आता है तो कभी रुद्राक्ष की माला आ जाती है, कभी जनेऊ आ जाता है, एक मैसेज देने के लिए, है ना, इलेक्शन से पहले। लेकिन उसके बाद उसी हिंदू को, उसी सनातन को मतलब बीमारी बता देना कि तुम ही सारी की सारी दिक्कतों के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। ये कैसी स्ट्रैटेजी? अगर मैं सोचूं भी कि कोई विदेश में बैठ के इनको कोई सिखा रहा है, कोई पीआर एजेंसी है, क्योंकि जब इन्होंने अपने अलायंस का नाम INDIA रखा, इंडिया रखा, तो मैंने कहा पीआर के हिसाब से देखें, मार्केटिंग के हिसाब से देखें तो एक अच्छा गिमिक है, तो एक अच्छा स्टेप है कि आपने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया, अनुराग ठाकुर जी। लेकिन इलेक्शन पीआर और मार्केटिंग से नहीं जीते जाते। वो व्यक्ति, वो विपक्ष आमादा हो गया है इंडिया वर्सेस भारत करने के लिए। आप चोला जितना मर्जी बदल लो, जो अंदर है वो सबको दिखता है। चेहरा तो दिखेगा, चरित्र दिखेगा, चाल चलन दिखेगा, और दिखता है। चोला बदल लोगे कुछ नहीं होगा, यूपीए बदल के आप इंडी अलायंस रख लोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता है पीछे चेहरे वही हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भारत के खिलाफ बात करने में आते हैं और भारत की परंपराओं, यहाँ तक कि सनातन धर्म और हिंदुओं को अपमानित करने में भी पीछे नहीं रहते। इसलिए ऐश्वर्या जी, ये लोग जितना मर्जी प्रयास कर लें, देखिए पिछले 5-7 वर्षों में क्या हुआ। करतारपुर कॉरिडोर मोदी सरकार ने खुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया, वीर शहीदी दिवस, वीर बाल दिवस बनाना शुरू किया साहबजादों के जो शहादत पर। और यही नहीं, काशी विश्वनाथ को दिव्य और भव्य धाम बनाया, सोमनाथ को दिव्य और भव्य धाम बनाया, केदारनाथ को दिव्य और भव्य धाम बनाया, महाकाल लोक का जीर्णोद्धार करवाया। ऐसे ही भव्य राम मंदिर का निर्माण भी इसी सरकार के समय हुआ, बौद्ध सर्किट बनाया। तो हमने तो भारत की आस्था के केंद्र जो हैं उनको और आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करके वहां और पर्यटकों का जाना बढ़ाया, जिससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर हुए, अर्थव्यवस्था का केंद्र बने, और आस्था जो लोगों की है उनको एक सुविधाएं वहां पे मिलनी शुरू हुई। आप भारत की आस्था की बात करें, मैं आपसे फिर कह रहा हूं G20 में भारत का डंका बोल रहा है, सब देख रहे हैं ना। विपक्ष का अपना स्टैंड है, विपक्ष बोलता है ठीक है देखो भैया पुतिन नहीं आ रहे, शी नहीं आ रहे, वो काउंटर करने के लिए दे आर टेकिंग आउट पॉइंट्स, अनुराग जी, कि देखो भाई क्या G20
पुतिन नहीं आ रहे, शी नहीं आ रहे, बाइडेन आ रहे हैं, लेकिन बाइडेन ने भी कल ट्वीट कर दिया कि उनके फैमिली में किसी को कोविड हो गया, उनकी वाइफ को। सो विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है कि ये जो मोमेंट ऑफ ग्लोरी है भारत का, हिंदुस्तान का, जो ये जो मोमेंट ऑफ ग्लोरी है, इसमें जिसे कहते हैं ना, मतलब छीटा मारने के लिए, भांजी मारने का, वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। ये कैसी राजनीति है? आज तक राजनीति ठीक है, बीजेपी को कांग्रेस से दिक्कत है, सपा को बीजेपी से दिक्कत है, कांग्रेस को आपसे दिक्कत है, आजकल तो सब एक साथ है। बहरहाल ये सब चलता है। अगर उनको अनुराग ठाकुर से दिक्कत है तो समझ आता है, भारत से कैसी दिक्कत है? भारत के मोमेंट ऑफ ग्लोरी में कि व्हाई डू दे वांट छीटा मारने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब भारत की बात आती है, देश की बात आती है, तब सभी को एक स्वर में दुनिया के सामने भारत की प्रोजेक्शन करनी चाहिए, भारत की पिक्चर रखनी। ये चीज बोलने के लिए अच्छी अनुराग जी हो नहीं रही। लेकिन अगर राजनीतिक लाभ उठाने जाओगे, उसमें नुकसान उन राजनीतिक दलों का भी होगा, देश का भी होगा। ये अवसर पहली बार भारत में आया है कि इतने बड़े स्तर का आयोजन हो। देखिए, एयरपोर्ट से, राजघाट से लेकर भारत मंडपम तक 78 4K कैमरा लगे हैं, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीड दी जाए दुनिया भर को। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर 3-3.5 हज़ार लोगों की क्षमता का बना है, जहां अलग अलग नदियों के नाम पे उनको रखा गया है, गोदावरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, ऐसे। और फिर जो हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, उनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। और जो सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसका नाम हिमालयास के नाम से रखा गया है। वहीं पर जैसे मैंने कहा, एग्जीबिशन सेंटर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, डिजिटल इंडिया इमर्सिव एक्सपीरियंस की बात हो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर हो, या फिर आरबीआई की डिजिटल करेंसी के ऊपर और डिजिटल ये जो इनोवेशंस के ऊपर रखा गया है। ये दुनिया में बहुत कम जगह हो पाया है कि आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस को भी दिखाया गया, साथ में न्यू टेक्नोलॉजी को भी दिखाया गया। भारत की और नए भारत की बुलंद तस्वीर इससे देखने को मिलती है। जो जाकर देखता है उसको एहसास होता है कि ये भारत में है, और यही पिक्चर हमें दुनिया को दिखानी है कि उभरते भारत की नई तस्वीर क्या है। भारत के नेतृत्व में दुनिया का विश्वास बढ़ा है। भारत में लोग सामर्थ्य भारत के सामर्थ्य को देखते हैं कि यही दुनिया में ब्राइट स्पॉट अगर कोई नजर आता है तो भारत नजर आता है। और इसी भारत से दिक्कत है अनुराग जी। मैं कमिंग बैक टू पॉइंट 1, आपने बोला कि विपक्ष के नेताओं से पूछो, किसी से पूछो, वो ये बोलते हैं कि अब सरकार इंडिया नहीं बोलना चाहती, भारत वर्सेस इंडिया। उनका एक ये, मेरे को इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टेड एफर्ट फ्रॉम देयर साइड, दैट्स व्हाट आई फील, कि वो इंडिया वर्सेस भारत करना चाहते हैं। वो जनता की नहीं सोच रहे हैं, देश की नहीं सोच रहे हैं। मैं नहीं तो वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, उनको भारत से दिक्कत। आपको एक लाइन में बता दूं, अंग्रेज चले गए, अपनी सोच इनको देकर गए, बांटो और राज करो, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, और अब भारत और इंडिया को भी बांटने की क्या है जी? क्या जनता को समझ में नहीं आती है कि भारत और इंडिया क्या है? सब समझते हैं और इनका चेहरा भी जानते हैं। इसीलिए इस पार्टी के पास और इस गठबंधन के पास ना नेता है, ना नीयत है, और नीयत में तो खोट भी है, नीतियां तो है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, आप चिंता मत करिए, ये खोखलापन जो इनका है वो देश के सामने आया है, आगे भी आएगा। एक आध और सवाल अनुराग जी, क्योंकि ये जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा ना, उसके बाद आज सुओ मोटो 126 लोगों ने साइन करके चिट्ठियां, जिसके अंदर फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, रिटायर्ड जनरल्स भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि इस तरह की चीज हो रही है और कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक दलों को खराब लग रहा है, या फिर मीडिया अचानक, मतलब उदयनिधि स्टालिन से किसी को कोई ज्यादा प्रेम है, कमेंट ऐसा है। मैं ऐश्वर्या जी कहने से बच रहा था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि ये बयान जो है ये एक तरह से भड़काने वाला है, नीचा दिखाने वाला है, और जानबूझ के देश में तनाव पैदा करने वाला है। और कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए अगर देश में तनाव पैदा करेंगे, भड़काने का प्रयास करेंगे, बांटने का प्रयास करेंगे, ये देश और देश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। ये राजनीतिक लाभ आप तो अपना उल्लू सीधा कर लेंगे कि आप दिखोगे कि आप एक वर्ग को अपनी तरफ करने का प्रयास करोगे, लेकिन क्या करोगे अगर देश को तोड़ने की बात करते हो तो? ये आरोप तो वो आपके ऊपर लगाते हैं। किसी से पूछिए, आम आदमी पार्टी से लेके कांग्रेस तक, डीएमके से लेके टीएमसी तक, जेडीयू से लेके समाजवादी पार्टी तक,
वो ये आरोप लगाते हैं। आप अखिलेश यादव से पूछिए, अरविंद केजरीवाल से पूछिए, ममता बनर्जी से पूछिए, वो तो आप पे लगाते हैं कि आप बांट रहे हो। और इस तरह के कमेंट्स आते हैं उनके अलायंस और ये जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, जिसको आप घमंडी अलायंस कहते हैं, इनमें से एक भी आदमी के मुंह नहीं खुला, जुबान नहीं खुली मैंने ये कहा इस चैलेंज के खिलाफ बोलने के लिए, सनातन को डिफेंड करने के लिए या बताने के लिए कि क्या सच है क्या गलत है। संयोजित प्रयास है, एक के बाद दूसरे का बयान है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस घमंडिया गठबंधन के लोगों का। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, किसी ने खंडन नहीं किया जो आपने कहा, यही दिखाता है कि संयोजित कैसे है और एक के बाद दूसरा कर रहा है। रामनामी के जुलूस से लेके रामायण के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके माता सीता से लेके अब सनातन धर्म पे आ गए। ये रातों रात नहीं हुआ है और खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे तो हनुमान चालीसा पढ़ने कुछ नेता आ जाते हैं, लेकिन अब इसका खंडन नहीं करते हैं। क्यों? अनुराग जी, ये चीज ना, ये शायद सोचते नहीं है। जब हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से लेके एथलेटिक्स में, उस दिन आप चेस चैंपियन से आप मिले, आप प्रधानमंत्री मिले उस दिन, वो सब भारत का, इंडिया का, हमारे देश का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, सबको कलेक्टिवली काम करते हैं। जब एक तरफ G20 हो रहा है, एक तरफ हमारे खिलाड़ी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उस समय जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं ना, युवा देख रहा है। मतलब ऐसा नहीं, आप जानते हैं, आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, आपको पता है कि आज की तारीख में कैसी इंफॉर्मेशन, कौन सा वर्ग, कौन से एज ग्रुप का वर्ग उसको देख रहा है, आपके पास वो सारी डिटेल आती है। क्या इन लोगों को समझ नहीं आता? जब ये देखते हैं हमारा खिलाड़ी वहां भारत का तिरंगा लेके लहराता है, नीरज चोपड़ा एक के बाद एक मेडल जीतता है, हमारे एथलेटिक्स में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में, मतलब इतिहास बनता है। वो युवा चेस चैंपियन जो आपसे मिला, प्रधानमंत्री जी से मिला, वो कहता है आई एम प्राउड टू बी अ भारतीय, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग में भारत ने रिकॉर्ड बनाया। अंतिम पंगाल से लेकर सविता प्रिया ने गोल्ड मेडल जीता। हमारी 4 वुमेन बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियन बनी, निखत जरीन, लवलीना से लेकर स्वीटी बुरा और प्रवीण। इसी तरह से ही आपके सैफ गेम्स फुटबॉल के हम चैंपियन बने। एशियन चैंपियनशिप हमने हॉकी की मेंस की जीती, सीनियर की। जूनियर एशियन हॉकी चैंपियनशिप हमने मेंस वुमेन दोनों जीते। फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 60 साल में भारत के केवल 18 मेडल आए थे, हमने इस बार 26 मेडल जीते, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं। प्रज्ञनंदा ने चेस में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। मैग्नस कार्लसन को उसने पहले भी हराया 16 साल की उम्र में। और जब आप उससे मिलोगे तो आपको उसका कॉन्फिडेंस लेवल से पता चलता है कि भारत का भविष्य क्या है। एथलेटिक्स में हमने कभी वहां नहीं पहुंचे थे। हमने 4x400 रिले में हम 5वें नंबर पर आए, लेकिन हमने नेशनल और एशियन रिकॉर्ड्स को तोड़ा। और यही नहीं, हीट में हम दूसरे नंबर पर थे। फिर अगर आप देखोगे तो जेवलिन की आपने बात की, 6वां नंबर भारत के मनु डीपी का, 5वां नंबर किशोर जैना का, और पहले नंबर पर गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता। ये दिखाता है कि भारत कैसे खेलों में लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं आपको और आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन ये तब हुआ जब नरेंद्र मोदी जी ने 3 गुना ज्यादा बजट खेलों का बढ़ाया। टॉप्स जैसी योजनाएं चलाकर बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग सारा खर्चा मोदी सरकार ने उठाया। और हमने खिलाड़ियों को 6 लाख रुपए तक जेब खर्च अलग से देते हैं। हजारों खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। 1000 खेलो इंडिया सेंटर इसी 1 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे और शुरू कर दिए जाएंगे। ये कब हुआ देश में? पहले कभी नहीं हुआ। कोई दुनिया का प्रधानमंत्री किसी खिलाड़ी को और उसके परिवार को इतनी बार मिलना, बार बार खिलाड़ियों को मिलना, मनोबल बढ़ाना, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। और आपने ठीक कहा, पूर्व की सरकारों में कॉमनवेल्थ खेल घोटाले हुए या अन्य घोटाले हुए, इसलिए शायद वो यूपीए का चोला उतारकर उन घोटालों से मुक्ति पाने के लिए इंडी अलायंस का चोला पहन रहे हैं। आखिरी सवाल अनुराग जी, मेरे को पता आपकी मीटिंग है, मैं ये पूछ रहा हूं, ये सब जो हो रहा है, उदयनिधि के सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कमेंट से लेके, भारत माता की जय के नारे ना लगाने से लेके, भारत बोलने में भी लोगों को खराब लगना, मैं तो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, हमारे देश का नाम है, जो ये किस तरफ जा रहा है? ये 24 का इलेक्शन, इज इट शेयर डेस्परेशन that they are just unable to take on the BJP and Prime Minister Modi's leadership? You feel it's a sense of frustration on their part, that is why they are going to such desperate measures, Anurag ji?
आप मुझे 2 मिनट दोगे इसका प्लीज, मैं उत्तर आपको देने 2.5-3 देता हूं ना, आप दीजिए। के? भारत में 4 करोड़ गरीब महिलाओं को पक्का मकान बनाकर दिया, लखपति दीदी बनाए मात्र 9 साल में। 12 करोड़ शौचालय इज्जत घर बनाकर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में दिया। हर घर हर गांव तक बिजली दी। 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया। आज भारत में दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट उपलब्ध होता है। मात्र 3 लाख किलोमीटर सड़कें थी ग्रामीण, हमने 7,20,000 किलोमीटर कर दी। हमारे यहाँ पर 15 शहर मेट्रो से जोड़ दिए गए। केवल 7 IIT और 7 IIM थे, अब 16 और 14 कर दिए। 7 एम्स थे, 15 नए एम्स खोल दिए। 600 मेडिकल कॉलेज थे, 700 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए। भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दी और अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था 2027 तक भारत बन जाएगा। ऐसे में आपको कई आंकड़े दे सकता हूं जिसका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब मिट जाता था, मर जाता था, गरीबी नहीं जाती थी। मोदी सरकार में 9 सालों में 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। उनको जो जरूरत की चीजें हैं वो हमारी सरकार ने देने की शुरुआत की। जो 45 करोड़ बैंक खाते खोले, अब उसमें से 34 करोड़ मुद्रा लोन हुए हैं, जहां पर कई लाख करोड़ रुपए उनको बगैर बैंक गारंटी के ऋण दिए गए। स्वनिधि योजना में कई हजार करोड़ रुपया रेडी पटरी वालों को पैसा दिया गया। MSME हम आगे बढ़े, कई ज्यादा MSME खुली। फॉर्मल सेक्टर में रोजगार कितना बढ़ा, साथ ही साथ स्टार्टअप्स कहीं नहीं थे हम। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप भारत बना। ये भारत के युवा सामर्थ्य को दिखाता है, भारत की एंटरप्रेन्योरशिप को दिखाता है और बढ़ते भारत की बुलंद तस्वीर ये दुनिया के सामने जाती है। और दुनिया विश्वास नहीं करती कि कैसे भारत ने वैक्सीन बनाई भी, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई, 160 देशों को वैक्सीन दी, दवाइयां दी और 80 करोड़ लोगों को भारत में मुफ्त में अनाज 2.5 साल तक 4 लाख करोड़ रुपया खर्च करके दिया, तो भारत ने दिया है। अनुराग जी, जब हम बात कर रहे हैं ना, पिछले 25 से 30 मिनट में कई बड़े बड़े लोग जो सोशली, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म में हों, पॉलिटिशियंस हों, अलग अलग अपने फील्ड्स के वहां एक लाइन सिर्फ लिख रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय लिख रहे हैं। और इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो पिछले कई दिनों में इन जिनको ये जो विपक्ष के अलायंस है, जिनको आप घमंडी अलायंस कहते हैं, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई है, गए हैं। लेकिन भारत माता की जय बोलने में किसी भारतीय को खराब नहीं लग सकता। वी फील प्राउड। हम अपना तिरंगा देखते हैं, भारत का तिरंगा देखते हैं, हम सब भारतीय, हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है ना। आपने तिरंगे की बात की, मैं आपको थोड़ा कुछ साल पीछे ले जाऊं। 2011 दिसंबर में स्वर्गीय अरुण जेटली जी उस समय विपक्ष के नेता थे। उनके जन्मदिन के आसपास लंच होता था उस समय, और सौभाग्य से मुझे हर साल उसमें निमंत्रण भी मिलता था। अलग अलग क्षेत्रों के लोग वहां पर आते थे। 2011 के दिसंबर में जब कुछ महिलाएं मेरे से मिलने आई और कुछ और बार बार एक के बाद दूसरे आ रहे थे, तो मुझे नहीं पता चला कि क्यों हो रहा है। तो उन महिलाओं ने कहा कि देखिए, कुछ सम ऑफ देम वर जजेस वाइफ, सम ऑफ देम वर सीनियर लॉयर्स वाइफ और कुछ इंडस्ट्रीज के। उन्होंने कहा हमें पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा आपकी यात्रा पे फहराने पे भी ये दिक्कत आती। तो उस साल मैंने कलकत्ता से कश्मीर तक तिरंगा यात्रा की थी, राष्ट्रीय एकता यात्रा। तो मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था 25 जनवरी को कि तिरंगा झंडा लाल चौक पे ना फहराएं। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी को जेल में डाल दिया गया। इसी तरह से 1992 में नरेंद्र मोदी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को भारी पुलिस फोर्स के बीच में तिरंगा झंडा लाल चौक पे फहराने का अवसर दिया गया था। अपने देश में तिरंगे झंडे का अपमान होता रहा कांग्रेस की सरकारों के समय, क्योंकि धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर में लगी रहती थी। मोदी सरकार ने उससे मुक्ति दिलाई। आप इस साल का भी देखिए, पूरा लाल चौक तिरंगे में लहरा जगमगा रहा होता है, ढोल धमाकों के साथ तिरंगा झंडा फहराया जाता है। भारत ये रहते तो भारत मां को अफसोस ही होता था कि कैसी सरकारें हैं। मां भारती का जो नारा लगाने से ऐसी बात करते हैं, जिन्होंने मां भारती के कुछ अंग कटने दिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या एक साइचिन का एरिया जाने दिया। ये कांग्रेस ने सत्ता पाने के देश के साथ जो किया है, मां भारती की भुजाएं कटवा दी इन्होंने। कैसे हो सकता है ऐसे?
यही लोग कर सकते हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग, जो उस समय 47 के समय सत्ता पाने के लिए भारत के टुकड़े उस समय करवा दिए हों, या फिर अब भारत के नाम पर भी उनको दर्द होता हो, या फिर सनातन धर्म को भी अपमानित करने का प्रयास करें, या धारा 370-35 के जख्म जम्मू कश्मीर में दिए, जहां 40,000 से ज्यादा सैनिक और नागरिक वहां पर मरे। आप इनसे क्या उम्मीद करते हो? मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे देश को फिर याद करवाना पड़ रहा है। ये घमंडिया गठबंधन के लोग अहंकार और घमंड के चलते ये किसी भी स्तर तक उतर सकते हैं, लेकिन जागरूक रहना देश वालों। हमारा भारत अब दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहा है। नए भारत की नई पहचान, चंद्रयान मिशन का सफल होना, दक्षिण ध्रुव पर विक्रम लैंडर का उतरना। शिव शक्ति नाम दे दें तो दर्द होता है, भी दर्द होता है, लेकिन जवाहर नाम दो तो आपको बड़ा प्रसन्न होते हो। अरे चंद्रयान 1 किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी। इन्होंने केवल नामकरण बाद में किया जवाहर। चंद्रयान 2 यूपीए के समय शुरू हुआ, लेकिन पैसा नहीं दिया। ऐश्वर्या जी, इन्होंने पैसे में कमी कर दी, इसरो का बजट कम कर दिया। 5,422 करोड़ रुपया केवल बजट रखा है इन्होंने इसरो का और स्पेस सेक्टर का। आज हमारे समय 12,544 करोड़ रुपया बजट है। 87 आज तक सैटेलाइट्स के जैसे मिशन ये स्पेस के किए गए, उनमें से 47 मोदी सरकार के 9 साल के समय। 3300 करोड़ रुपया अब तक रेवेन्यू रेज हुआ जो कमर्शियली, उसमें से 90% 9 सालों में मोदी सरकार के समय है। दुनिया का सबसे सस्ता अगर हम कहें ये अभियान जो चंद्रयान का था, तो 615 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। ये हमारी क्षमता है वैज्ञानिकों की, सस्ती वैक्सीन खड़ी करना, सस्ती दवाइयां तैयार करना। आज भारत इतना कॉम्पिटिटिव है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो जहां भारत आज से 5 साल पहले दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला था मोबाइल वाला, आज दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया। ये बदलाव आ रहे हैं। ट्वाइस में हमने 1 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट था, आज 1,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है। कैसे बदला? सोच बदली, देश बदला। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये नारा ही नहीं करके दिखाया मोदी सरकार ने। और स्पेस सेक्टर हमने खोला 1.5 साल के अंदर, प्राइवेट कंपनी ने विक्रम एस करके अपने रॉकेट भी छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। अगर ये पहले होता तो क्या ना होता। लास्ट क्वेश्चन अनुराग जी, उनको ये सब नहीं, उनको भारत में राजनीति दिखती है, उनको भारत माता की जय जब आप बोलते हैं उनको उसमें राजनीति दिखती है, इसमें राजनीति है क्या? मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू। मैं गर्व से कहता हूं, भारत माता की जय। हर भारतीय को गर्व से कहना चाहिए, भारत माता की जय। इस मां भारती, ये धरती ऐसी है जी, सौभाग्य है कि हमें यहां पर जन्म लेने का अवसर मिला, जहां कितने ऋषियों ने, मुनियों ने जन्म लिया। हमारे वेदा से लेकर बाकी सब जो दुनिया यहां पर भारत की संस्कृति, कला, परंपराओं से सीखने आती है। और नए भारत का ये युवा जो है, जो अपना सामर्थ्य दिखाने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ से लेकर बाकी बड़ी पोजीशन पर है, वो तब वहां पर गया जब यहां पर अवसर नहीं थे। अब यहां पर अवसर भारत में जाता है तो भारत की ओर रुख दुनिया कर रही है। दे सी इंडिया एज द ब्राइट स्पॉट एंड दे सी होप इन द इंडियन लीडरशिप, दे सी होप इन इंडिया, एंड आई एम श्योर वी विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये भारत के सामर्थ्य, युवाओं के सामर्थ्य पर जो दुनिया को विश्वास है, हम उस पर खरा उतरेंगे। On those words, thank you very much. So that was Cabinet Minister Anurag Thakur speaking exclusively to Republic and Republic Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। नमस्कार, थैंक यू।